आज का हमारा लेक्चर होगा जिसमें होंगे हमारे टॉपिक्स बेड, बेडिंग, बेड शोर, फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइन। सब पे एसपीएससी के पेपर्स में कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन आ चुका है। तो हम आज के जो लेक्चर है हमारा फंडामेंटल और कम्युनिटी को हम मिक्स पढ़ रहे थे, तो उस हवाले से वो लेक्चर है। स्क्रीन आप लोगों के पास क्लियर है? किसी ने नहीं बताया, अगर क्लियर है तो हम स्टार्ट करें। जी ओके। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है बेड सॉर। बेड सॉर पे दो बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बेड सॉर के अगर डेफिनेशन के हवाले से देखें तो बेड सॉर होता क्या है? तो ये अल्सरेशन हो जाती है। अल्सरेशन कहाँ पे होती है, कौन सी पॉइंट्स पे होती है? जहाँ पे स्किन प्रोमिनेंट बोन के ऊपर से गुजरती है। मतलब हमारे वो एरिया जो डायरेक्टली टच होते हैं हमारे बिस्तर को, तो वो प्रेशर एरियाज कहलाते हैं। और उन प्रेशर एरियाज पे मॉइस्ट गीलापन होने की वजह से फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से अल्सरेशन होती है। अल्सरेशन में फिर हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी हैं और किस तरीके से हो रही है। तो फर्स्टली, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बेड सोर इज एन अल्सर which formed or faces at any point where two skin or faces lies together। टू सरफेस, एक तो हमारी स्किन के प्रोमिनेंट जो पार्ट हैं उनके सरफेस, दूसरा हमारा जो बिस्तर होता है, जो बेड होता है, जो बिलो पार्ट होता है वो, तो उनका आपस में जब कांटेक्ट होता है तो वहां पे फ्रिक्शन होता है। ये कौन जो ये लायबल कौन से पेशेंट होते हैं, हम ये भी देखते हैं किस किस्म के पेशेंट्स को ज्यादा बेड सोर के चांसेस होते हैं, वो भी देखेंगे। पहले हम पे जो क्वेश्चन एसपीएससी में आ चुका है स्टेजेस ऑफ बेड सोर पे, तो बेड सोर अल्सरेशन फॉर्म में टिश्यू बिकम डाई एज इट वर्ड्स में जो है था कि इन विच स्टेज ऑफ बेड सोर टिश्यूज बिकम डाई एंड स्लफ ऑफ। तो टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं, वो कौन सी स्टेज होती है बेड सोर की? तो उसमें थी आंसर था स्टेज 4। तो फर्स्ट स्टेज में देखते हैं स्टेजेस ऑफ बेड सोर, टोटली 5। कुछ जो है बुक्स जो है वो 4 भी लिखते हैं, तो फिफ्थ जो है वो 4 का ही फॉर्म है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इट स्टार्ट एज अ क्रैक और रेडनेस ऑफ एरिया। जहाँ पे हमारे प्रोमिनेंट एरियाज हैं, वो प्रोमिनेंट बोन जो डायरेक्टली अटैच होते हैं बिस्तर से, बेड से, पेशेंट बेड से, वहां पे रेडनेस हो जाती है फर्स्ट में। फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड सोर। देन सेकंड स्टेज में वाइटनेस। वहां पे फिर ब्लड जो है वो उसका प्रेशर, जो वेसल्स हैं, प्रेशर पड़ने की वजह से वहां पे ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, तो वहां पे वाइटनेस होगी फॉर सम टाइम। थर्ड स्टेज में क्या होता है, वाइटन एरिया बिकम इन्फ्लाम्ड विथ पेन। वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, वाइटन एरिया के किनारे जो है वहां पे रेडनेस बढ़ती जाती है और स्वेलिंग हो जाती है और पेनफुल भी होता है वो एरिया। तो थर्ड स्टेज में वाइटन एरिया बिकम इन्फ्लाम्ड, इन्फ्लामेशन होगी और पेन होगा। फोर्थ स्टेज फोर्थ स्टेज में क्या होता है, टिश्यू बिकम डाई एंड सेल्फ ऑफ। टिश्यूज जो है वो फट जाते हैं, जख्म हो जाता है, और उस जख्म को क्या कहते हैं, अल्सरेशन और अल्सर। तो मेनली 4 स्टेजेस बहुत सारे बुक्स में आती हैं, कभी कभी कुछ बुक्स में फिफ्थ स्टेज भी होती है, उसे कहते हैं अल्सर। टिश्यू बिकम डाई के बाद क्या होता है कि अल्सर जो है कंप्लीट एक जख्म बन जाता है,
जिसे कहते हैं अल्सर। तो फिफ्थ स्टेज ऑफ बैड सोर इज अल्सर। टोटली 5 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज में रेडनेस, सेकंड स्टेज में व्हाइटनेस, थर्ड स्टेज में इन्फ्लामेशन एंड पेन, फोर्थ स्टेज में टिश्यू बिकम ड्राई एंड स्लफ अप, फिफ्थ स्टेज में कंप्लीट अल्सर, अल्सर हो जाता है। तो 5 मेन स्टेजेस एंड बेड सोर। बेड सोर की थोड़ी सी डेफिनेशन पता होना चाहिए। जिस भी तरीके से अगर काइंडली जिनके म्यूट पे नहीं है माइक, शाजिया आपने माइक म्यूट पे लगाए। अब कौन से पेशेंट हैं जिनमें बेड सोर होता है, जिनको बेड सोर के चांसेस ज्यादा होते हैं? टाइप ऑफ पेशेंट्स लायबल टू बेड सोर। बेड सोर जिनके लिए ज्यादा खतरा होता है किनको होगा? ऑल एक्यूटली इल, स्पेशली एज टॉक्सिमिया। टॉक्सिमिया का मतलब है कि सेप्सिस, टॉक्सिन्स बॉडी में जो है वो फैले हुए हों उसमें। हेल्पलेस एंड अनकॉन्शियस। और कौन से? हेल्पलेस एंड अनकॉन्शियस। हेल्पलेस क्या होंगे? वो अपनी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, अपनी साइड चेंज नहीं कर पाएंगे। और अनकॉन्शियस जो होंगे वो तो होंगे ही अनकॉन्शियस, तो वो तो अनएबल टू मूव देयर बॉडी पार्ट्स। पैरालाइज्ड। पेशेंट कॉन्शियस भी है, हेल्प भी अपनी कर सकता है, मगर कोई बॉडी पार्ट जो है वो हेमीप्लेजिया, पेरीप्लेजिया है, तो वो पेशेंट जो है वो साइड से उसको मूव नहीं कर सकते। जो पैरालाइज्ड पार्ट होंगे वो लायबल होंगे, जहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं बेड सोर के। इमीसिएटेड, डू यू नो अबाउट द टर्म इमीसिएटेड? अगर किसी को आता है तो जल्दी जल्दी फौरन चैट में बता दे, विदाउट सर्चिंग। नो, नो कमेंट स्टिल। ठीक है। इमाशिएटेड किसे कहते हैं? ऐसे पेशेंट जो मल न्यूट्रिशन का शिकार हों, जिनको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए, मल न्यूट्रिशन हो जाए, मल न्यूट्रिशन की वजह से पेशेंट वीक होता है, और वीक होने की वजह से उसके जो स्किन होती है वो स्किन थिन हो जाती है, और थिन स्किन में जल्दी से वहां पे उसके रप्चर एंड अल्सरेशन हो जाती है, क्योंकि वो स्किन में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो प्रेशर को बियर कर पाए। इमाशिएटेड मीन्स है मल न्यूट्रिशन पेशेंट, स्किन जिनकी थिन हो जाए। तो ऐसे पेशेंट्स को भी बहुत चांसेस होते हैं उस बैड सोर के। एनी पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और whose ब्लड केमिस्ट्री इज अपसेट। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हम देखकर आए कि जैसे आपने देखा था डायबिटीज की बात कर रहे थे हम, उसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हम देखकर आए ग्वाइटर को, देखकर आए थायराइड को, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। इसी किस्म के अगर कोई डिसऑर्डर होते हैं पेशेंट्स में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, तो उस वजह से उन पेशेंट का जब मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब होगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, तो अल्टीमेटली उनकी बॉडी के जो टिश्यूज होंगे वो भी इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट को भी बेड सोर जल्दी हो जाता है। तो एक तो वो पेशेंट जो टॉक्सिमिया हो, अक्यूटली इल हो, हेल्पलेस हो, अनकॉन्शियस हो, पैरालाइज्ड हो, एमाशिएटेड हो, मीन्स malnutrition का शिकार हो, जहाँ वो पेशेंट है जिनका जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, ऐसे पेशेंट्स को जल्दी। अच्छा, इसमें और भी ऐड करें तो वो कौन से बॉडी पार्ट हैं जहां पे बेड सोर ज्यादा हो सकते हैं? तो एक तो हमारा सबसे प्रोमिनेंट एरिया है हिप। हिप पे जल्दी जो है बेड सोर होता है। उसके अलावा एल्बो जॉइंट, उसके एल्बो जॉइंट के अलावा शोल्डर, शोल्डर के जो स्केप्यूला है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं हमारे उसके बेड के। स्केप्यूला के बाद ऑक्सीपिटल जो हेड का एरिया है, वहां पे भी चांसेस होते हैं कि वहां पे भी बेड सोर हो सके। उसके अलावा लेग्स में, फिर फुट, वहां पे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि फुट एक जगह पे पड़ा रहेगा तो पाँव में भी बेड सोर के जख्म सोर जो हैं वो हो जाते हैं। अगर प्रोमिनेंट एरिया की बात आए कि कौन से एरिया है, तो आप ये एरिया में से
अगर ऑप्शन होगा तो आप इजीली कर सकेंगे। किस किस्म के पेशेंट होते हैं जिनको बेड सोर के चांसेस ज्यादा होते हैं, और बेड सोर की चारों स्टेजेस आपको पता होना चाहिए। और दो क्वेश्चन इस पर रिपीट हो चुके हैं, हम पहले ही डिस्कस करके आए हैं। उसके बाद है हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के भी कंपोनेंट पे क्वेश्चन आया है किसी ना किसी तरीके से। तो मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन हम आप देखें, उसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखें कि पर्पस क्या होता है फिजिकल एग्जामिनेशन करने का। एक मकसद होता है, वो कौन सा मकसद होता है? पहला तो ये होता है टू एस्टेब्लिश कंप्लीट डेटाबेस फॉर द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहले तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने किस लिए करते हैं? क्योंकि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके कि आखिर इलनेस है क्या, आखिर वो डिजीज जो है वो कौन सी डिजीज है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेशेंट को इश्यू हो रहा है। नंबर टू, यूटिलाइज डेटा फॉर फ्यूचर इंटरवेंशन। हम जब डेटा कलेक्ट करेंगे, हमें पेशेंट का पता चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे उसके बाद इंटरवेन कर सकेंगे, उस डिजीज को ट्रीट कर सकेंगे। डिजीज डिजीज के जो बाकी कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट सबके बारे में हम जान चुके होंगे। तो हम ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल होगा और केयर प्लान होगा उस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन का थर्ड जो पर्पज होता है, बिल्ड अ रिपोर्ट एंड ट्रस्ट विद द पेशेंट। हम पेशेंट के साथ जब डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे, पेशेंट से डेटा लेंगे, पेशेंट से बातचीत करेंगे, पेशेंट के क्लोज आएंगे, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का और नर्स का, डॉक्टर का जो होता है ट्रस्ट होता है, उसको ज्यादा हम बिल्डअप कर सकेंगे। पेशेंट अपनी पूरी हिस्ट्री बता सकेंगे, अपने डिजीज के बारे में बता सकेंगे बिना झिझक के। तो ये ट्रस्ट डेवलप होता है पेशेंट का, और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उसके बाद चौथा जो इसका कंपोनेंट होता है, वो होता है प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग। जब आप पेशेंट से डेटा लेते हैं तो कोई वो ऐसी गलती कर जाता है, कोई ऐसी बात बताता है, जो वो फिर वो रिपीटेडली ऐसा एक्शन करता है जो उसके लिए सही साबित ना हो। तो इसलिए हम जब डेटा लेते हैं, पेशेंट से कम्युनिकेट करते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड, देन हम उसे हेल्थ के बारे में टीच कर सकेंगे कि आपको डाइट प्लान कौन सा रखना चाहिए, सफाई सुथराई का कैसा ख्याल कर रहा है, ट्रीटमेंट जो आपको मिल रही है वो ट्रीटमेंट कैसे, किस टाइम पे कैसे खानी है। तो और उसका जो इलाज है क्या है, आपको बीमारी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग में आती हैं, हेल्थ टीचिंग में आ जाती है। काउंसलिंग भी उसके साथ उसकी हो जाएगी, एडवोकेसी हो जाएगी। जितने कंपोनेंट है वो हम फिलफिल कर सकेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो हम देखेंगे कंपोनेंट कितने हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के। ये तो था पर्पस। तो मोस्टली चार कंपोनेंट होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के, और किसी भी हेल्थ से रिलेटेड बंदे को ये चारों कंपोनेंट का पता होना चाहिए, और चारों कंपोनेंट देखना चाहिए पेशेंट में। तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद है सेकंड पल्पेशन। पल्पेशन के बाद है परक्यूशन। और चौथा कंपोनेंट जो है वो है आस्कल्टेशन। तो इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? एक्चुअली ओवरलुक ऑफ द पेशेंट होता है। पेशेंट को एक ऑब्जर्व करना, उसको देखना, इंस्पेक्ट करना, एग्जामाइन करना, लुक पेशेंट का, कलर कैसा है, लुक कैसा है, वुंड इंजरीज वगैरह तो नहीं है, रेस्पिरेटरी जो उसका एब्डामिन का जो डिस्ट्रेस है वो हम विजुलाइज करेंगे, आई से देख सकेंगे कैसे है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी पैटर्न कैसे है जो हम देख सकें, और पेशेंट की जो हिस्ट्री है हम उसमें वो देख सकते हैं। तो ये इंस्पेक्शन में आती है। इंस्पेक्शन में हम कलर, शेप, कंसिस्टेंसी, फिजिकल ओवरलुक, ये सारी चीजें हम किसमें देखते हैं? इंस्पेक्शन में। जो फर्स्ट हम पेशेंट को देखते हैं, जो पेशेंट का लुक देखते हैं, उसको आप जर्नली कहें कि उसे पेशेंट को वॉच करना, तो इसको कंपोनेंट को कहेंगे इंस्पेक्शन। अगर हम पेशेंट को देखते हैं, किसी पेशेंट हमारे पास आया है कि एक्सीडेंट हो गया है, और इंस्पेक्शन में हम देखते हैं कोई उसको वुंड वगैरह नहीं है, तो ये चीजें हम किस में देखेंगे? इंस्पेक्शन में देखेंगे। देन हमारे पास है पल्पेशन। पल्पेशन में हम पेशेंट को असेस करते हैं। असेस करने में हम देखते हैं हार्डनेस तो नहीं है, टेंडरनेस, साइज, मूवमेंट, मोबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन बाय यूजिंग द फिंगर टच। टच करके देखेंगे कि हार्डनेस नहीं है, मास नहीं है, साइज क्या है। तो ये हम किस में देखते हैं? पल्पेशन में। देन हमारे पास है परक्यूशन।
टेपिंग, बॉडी टेपिंग आप इसे कह सकते हैं। परक्यूशन इज अ मेथड ऑफ टेपिंग बॉडी पार्ट्स विद फिंगर, हाथ रख के उसके ऊपर टेपिंग करते हैं, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टेपिंग करने के लिए। उससे हम क्या देखते हैं, साइज देखते हैं, कॉन्स्टेंसी देखते हैं, और बॉर्डर्स देखते हैं कि बॉर्डर बॉडी ऑर्गन कहाँ पे खत्म होता है, कहाँ से शुरू होता है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट है और उसको पेरिटोनाइटिस है, पेरिटोनल फ्लूइड जो है उसका जो है फिल हो गया है, तो हम क्या देखेंगे, टेप करके बॉडी फ्लूइड देखेंगे, टेपिंग। उसके बाद नंबर 4 में है हमारे पास कंपोनेंट फिजिकल एग्जामिनेशन का, वो कौन सा होता है, एग्जामाइंड बाय स्टेथोस्कोप, साउंड। आस्कल्टेशन में हम क्या सुनते हैं, साउंड सुनते हैं। आपने कभी जब बीपी एपरेटस यूज करते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, तो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप आर्टरी के ऊपर रखते हैं, वो क्यों रखते हैं, क्योंकि हम आवाज सुन सकें, हम साउंड सुन सकें कि जो साउंड है वो कैसा है। ये तो हमारे पास ऐसा होता है, उसको जस्ट रखते हैं बस स्टेथ को बीपी कफ के नीचे आर्टरी के ऊपर, मगर वो साउंड सुनते नहीं, जस्ट उसमें कांटे में देखते हैं कि वो क्लॉक जो है उसका कैसे चल रहा है, तो वहां पे उसको क्लियर करते हैं कि भाई इसका इतना है। एक्चुअली इसका काम ये होता है कि हमारे हमें आर्टरी में लुब और डुब का जो साउंड है, फास्ट साउंड और स्लो साउंड, वो दोनों सुनकर फिर हम देखते हैं कि वाकई में जो उसके अंदर रॉड है, मीटर के अंदर या मीटर के अंदर मरकरी है, वो करेक्ट है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हम कार्डियक साउंड सुनने के लिए, रेस्पिरेटरी साउंड सुनने के लिए, बाउल साउंड सुनने के लिए फीटोस्कोप यूज करते हैं, फीटल हार्ट सुनने के लिए। तो आस्कल्टेशन का जो प्रोसेस है, इसके बहुत सारे पर्पज होते हैं, और हम इसमें मेनली फोकस करते हैं साउंड को। तो हमारे 4 कंपोनेंट हो गए फिजिकल एग्जामिनेशन के, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परक्यूशन एंड आस्कल्टेशन। इनको याद रख लेना, इन पे क्वेश्चन आते हैं। देन हमारा थर्ड टॉपिक है बेडिंग। बेड क्या है एक्चुअली। अच्छा, उसके उससे पहले हम बेडिंग को देखें, देन हम डिस्कस करते हैं बेड को। बेडिंग इज अ प्रोसेस, बेड बेडिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें बेड बनाना होता है, बेड प्रिपेयर करना होता है। जर्नल रूल्स जो है वो वाइवाज में पूछे जाते हैं अक्सर कर। जर्नल रूल्स कौन से हैं बेडिंग के, तो उसमें फर्स्ट ये है कि आपने जो आपके पास ज्वेलरीज है, आपके हाथों में या रिस्ट में कुछ बांधा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको रिमूव करेंगे। और अगर आपके जो कफ है वो नीचे हैं, तो उनको एल्बो तक ऊपर करना है, शर्ट कफ जो है एल्बो तक ऊपर करने के बाद जो लिनियंस है वो हमें फ्लोर पे नहीं फेंकनी। वो पेशेंट के जब जैसे ही हम लिनियन देते हैं, तो लिनियन कार्ट में हमें फेंकनी है, वो जो खराब लिनियंस होती है। और हमें पेशेंट का जो फेस है, जो हम ऊपर उसके चादर दे रहे हैं, वो उसके फेस के ऊपर नहीं दे रहे। हमने इसमें जस्ट फ्यू जो है इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो देखने। और मिक्स नहीं करनी लिनियर, सॉलिड जो होती हैं, सॉलिड लिनियर किसे कहते हैं, जो खराब चादरें हैं। और क्लीन लिनियर जो है वो खराब चादर के साथ मिक्स नहीं करनी हमें। उसके बाद जो लिनियंस हैं वो वहां पे फर्श पे, फिर पाँव में लोग घसीटते जाते हैं, ऐसा नहीं करना होता। अगर कोई डिफेक्ट हो बेड में, तो आपने सीनियर को बताना है, या फिर लिनियन का कोई इशू है तो आप जल्दी में फौरन में अपने इमीडिएट बॉस या उसको बताना है। ये इसके चंद जो है इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। उसके बाद बेड, बेड क्या है, एक फर्नीचर का पीस है विद मेट्रेस एंड कवर। सिंपल वर्ड्स में व्हाट इज बेड, बेड इज अ पीस ऑफ फर्नीचर विद मेट्रेस एंड कवर। टाइप ऑफ बेड कौन सी है, सिंपल बेड है, स्पेशल बेड है, ऑक्यूपाइड बेड है, अनऑक्यूपाइड बेड है। तो 4 बाकी इसमें जो है फर्दर जो इनके टाइप में आ जाती हैं सारी बेड्स।
सिंपल बेड में हम देखें तो जस्ट एक बेड ही होता है फर्नीचर का, उसके ऊपर जो है हमें मेट्रेस की कवर लगानी होती है, और वो आर्म बेड होते हैं जो आम तौर पर यूज होते हैं। देन हमारा स्पेशल बेड में, अच्छा सिंपल बेड हम किसी भी पेशेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, मगर स्पेशल बेड जो होते हैं वो स्पेसिफिक डिजीज के हवाले से, वार्ड के हवाले से जो होते हैं। तो कार्डियक बेड है, कार्डियक पेशेंट के लिए फ्रैक्चर बेड, क्रेडल बेड जिसके साथ क्रेडल हो, प्लास्टर बेड, बर्न बेड, डिवाइडेड बेड एंड एम्पुटेशन बेड। ये स्पेशल अकॉर्डिंग टू केस जो होते हैं, उस केस के हवाले से ये जो है बेड होती हैं। उसके बाद अक्यूपाइड और अन अक्यूपाइड। अनअक्यूपाइड जो बेड होती है उसके ऊपर पेशेंट नहीं होता, मीन्स जो एम्प्टी बेड होती है। एम्प्टी बेड मीन्स जिस पे पेशेंट ना हो, पेशेंट आने से पहले हम उसको प्रिपेयर करें। और उसके अलावा जो है ऑक्यूपाइड बेड, ऐसा बेड हमें बेडशीट और बेडिंग करनी हो जिस बेड के ऊपर ऑलरेडी पेशेंट पड़ा हो, रिटेन हो पेशेंट जिस बेड पे, उस पेशेंट बेड को कहेंगे ऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड जिस पे पेशेंट ना हो। वेरी सिंपल है, आप लोगों ने बहुत बार ये पढ़े और समझे होंगे, और इनकी सिंपल वर्डिंग है, मगर ये जब क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा घुमा के देते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा आपके लिए क्लियर कर दिया। देन इम्पोर्टेंस है वाइटल साइन की। वाइटल साइन पे भी क्वेश्चन आए, जैसे 2023 वाले में जो है फर्स्ट क्वेश्चन ही वाइटल साइन पे, ब्लड प्रेशर पे। वाइटल साइंस क्या है? ये बॉडी की वाइटल जो है, इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग जो है, उसकी साइंस है। द साइन ऑन विच नॉर्मल बॉडी फंक्शन डिपेंड। पर्पस क्या होता है वाइटल साइन के लेने का? पहला पर्पस ये होता है कि पेशेंट को हम असेस करें, उसकी कंडीशन को। देन डिटरमाइन बेसलाइन वैल्यूज ऑफ फ्यूचर कंपैरिजन। अगर हम जो कंडीशन अब देख रहे हैं, जो फ्यूचर के लिए भी हम देखेंगे कि फ्यूचर में इसको क्या क्या हो सकता है पेशेंट को, या फिर उसके जो बॉडी फंक्शनिंग है उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो इसलिए भी हम वाइटल साइन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। टू डिटेक्ट चेंजेस एंड एबनॉर्मलिटीज इन कंडीशन ऑफ क्लाइंट। इसलिए भी हम लेते हैं कि हम पेशेंट की जो बदलती हुई कंडीशन है उसको भी मेजर कर सकें, उसको भी मॉनिटर कर सकें कि कौन सी। देन उसके अलावा पेशेंट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको भी मेजर करते हैं कि नॉर्मल फंक्शनिंग में वाइटल साइन में हम क्या क्या देखते हैं? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? एक्चुअली डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, आप सिंपल वर्ड में कहें तो। हमने इस पे भी कल बात भी की थी लेक्चर में, लास्ट वाले सेकंड लेक्चर में। देन हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग द टेम्परेचर, इज कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, हम यूज करते हैं किसके लिए? टेम्परेचर को देखने के लिए। और टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री जो है वो हॉटनेस और कोल्डनेस की वो कितनी है। टाइप ऑफ थर्मामीटर के कौन कौन से थर्मामीटर्स होते हैं? रेक्टल थर्मामीटर, स्पेसिफिकली 3 मंथ के बेबीज के लिए अलग आता है। क्लिनिकल थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, हीट सेंसिटिव थर्मामीटर। ये आपने थर्मामीटर तीनों देखे भी होंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर मर्करी वाला थर्मामीटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मामीटर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं।
तो रेक्टल थर्मामीटर स्पेसिफिकली जो होते हैं 3 मंथ तक के बच्चे उनके लिए होता है। बाकी में जो है कॉमन जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, जो मर्करी वाला थर्मामीटर है वो यूज। देन इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स जैसे प्रोब्स होती हैं आपके जो होते हैं पेशेंट मॉनिटर या फिर थर्मल होते हैं, उनके अंदर प्रोब लगी हुई होती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। हीट सेंसिटिव जिसे थर्मल गन भी कहते हैं, थर्मल गन या टेप थर्मामीटर भी कहते हैं, जो हाथ से लेकर, जैसे कोविड में आप जो है दूर से ले रहे थे टेम्परेचर, तो उसी को कहते हैं हीट थर्मामीटर, मीटर सेंसिटिव थर्मामीटर और टेप थर्मामीटर। चेकिंग ऑफ थर्मामीटर वेरियस पार्ट्स हैं, जैसे टेम्परेचर जो है चेक करते हैं रेक्टल थर्मामीटर। उसके अलावा उसको जो रेक्टल थर्मामीटर होता है वो रेक्टम से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंसर्शन ऑफ बला बेंड जो मर्क्यूरी वाला पार्ट होता है वो कितना इंसर्ट करना चाहिए। तो बच्चों में जो है 1 ईयर से बड़े जो बच्चे हैं 0.52 मीन्स हाफ इंच से 1 इंच तक, और जो एडल्ट है उनमें 1.5 टू 5 इंचेस तक रेक्टम में इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने के बाद 2 मिनट तक हम वेट करेंगे, 2 मिनट के बाद हम टेम्परेचर लेंगे। और मोस्ट एक्यूरेट साइट फॉर टेम्परेचर जो है वो रेक्टल टेम्परेचर है। इस पे भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं और एसपीएससी के पेपर में भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद ओरल टेम्परेचर, ओरल जो है बिलो द टंग, पोस्टीरियर लेटरल जो सेंटर है लोअर जाता, वहां से पेशेंट को टंग के नीचे थर्मामीटर रखवाते हैं और उसको कहते हैं कि होल्ड करें 2 to 3 मिनट। अब इसके लिए स्पेसिफाई है कि पेशेंट ने 5 मिनट से 10 मिनट पहले कोई हार्ड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक ना ली हो। हार्ड या कोल्ड ड्रिंक लेने से माउथ के टेम्परेचर में चेंजेस आ जाती है 10 मिनट के बाद, वो जब तक रिवाइल हो जाए। तो इसलिए जब हम टेम्परेचर लें तो पेशेंट को 10 मिनट तक का पूछें कि आपने कुछ देर पहले कोई हार्ड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक तो नहीं ली। अब ये दूसरा, ये वोमिटिंग हो रही हो पेशेंट को, पेशेंट के माउथ की सर्जरी हो, माउथ में वूंड हो, इंजरीज हो, तो वहां पे टेम्परेचर आप नहीं लेंगे। सेम लाइक रेक्टल ऑपरेशन हुआ हो, रेक्टल इंजरीज हो तो आप रेक्टल नहीं लेंगे, या फिर पेशेंट को डायरिया हो तो भी आप रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेंगे। एक्सियल एक्सियल जो है वो एक्सिला, जो पिट ऑफ एक्सिला है, वहां उसको ड्राई करना है पहले टॉवल से। ड्राई करने के बाद जो है थर्मामीटर जो है वहां पे प्लेस करना है, और इसकी टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो एज कंपेयर टू अदर रेक्टल एंड ओरल से ज्यादा होगा। 5 मिनट तक थर्मामीटर को प्लेसमेंट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। जैसे मैं बता के आया कि कंडीशन है, माउथ अल्सर हो, बर्न हो, स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ, माउथ का ऑपरेशन हो, अनकॉन्शियस पेशेंट हो, या पेशेंट जो कोऑपरेट ना करे, मेंटल पेशेंट हो, ऐसे पेशेंट में, या पेशेंट को फिट्स हो, पेशेंट को अस्थमा हो, कफ हो, सफोकेशन हो रही हो पेशेंट की जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो कम आ रही हो, तो ऐसे किस्म के पेशेंट में माउथ की में नहीं देखेंगे हम टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है एडल्ट के अंदर? 37 सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में अगर देखें नॉर्मल होता है, और 98.6 फ़ारेनहाइट में नॉर्मल होता है। रेक्टल का अगर हम लें तो 37.6 सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में 99.6। मगर अब जो है रेक्टल को एक्यूरेट कहा जाता है, पहले के ये पैरामीटर्स होते थे। एक्सिला के 36.4 मीन्स कहते थे कि रेक्टल से 1 डिग्री हटा दें और एक्सिला वाले में ऐड करनी है, ओरल एक्यूरेट है। मगर अब जो थ्योरी है, डब्ल्यूएचओ का कॉन्सेप्ट है, जो एसपीएस का है, वो रेक्टल जो है वो मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट से बिलो हो या फिर 36 सेंटीग्रेड से बिलो आए, इट मीन्स पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा रहा है। अगर पेशेंट का जो है वो टेम्परेचर हाई ग्रेड हो, 104 से ज्यादा हो, तो उसे क्या कहेंगे? हाइपर पायरेक्सिया। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया, एंटी पायरेटिक ये करें। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है फ़ारेनहाइट में? 32 फ़ारेनहाइट या 0 सेंटीग्रेड पे हो। या फिर हम 3 स्केल्स होते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड सेंटीग्रेड।
फ्रीजिंग पॉइंट जो है फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट, 0 सेंटीग्रेड, 270 केल्विन, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट है अगर फ़ारेनहाइट में देखें 212 फ़ारेनहाइट, 100 सेंटीग्रेड, 373 केल्विन में हो तो पेशेंट जो फ्रीजिंग वाटर की जो पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको याद करें। टाइप ऑफ फीवर है कंटिन्यूड, रिमिटेंट, इंटरमिटेंट, इरेगुलर, ये हम राइगर, ये हम सारे कल करके हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर ले कल जो हमने डिस्कस नहीं की थी, टेम्परेचर शुड बी टेकन विद क्लिनिकल थर्मामीटर व्हिच इज रजिस्टर्ड फ्रॉम। जो हम क्लिनिकल जो मेन पॉइंट है इसके अंदर, क्लिनिकल थर्मामीटर जो हम यूज करते हैं उसके अंदर जो टेम्परेचर की स्केल होता है वो 94 फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट तक होता है। और सेंटीग्रेड में आप देखें तो मिनिमम जो नंबर होता है 35 सेंटीग्रेड होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 42 तक होता है थर्मामीटर के अंदर जो रीडिंग लाइन है। पल्स, पल्स भी आप पढ़ के आए कि हम हार्ट बीट को जो है वो पल्स कहते हैं, 1 मिनट में कितनी होती है। नॉर्मली हम पल्स कहाँ पे फील करते हैं, तो नॉर्मली हम पल्स जो फील करते हैं जहाँ पे आर्टरी बोन के ऊपर से गुजरती हो, जैसे रिस्ट है और अदर पॉइंट्स भी हो सकती हैं, तो वो कौन सी हो सकती हैं। अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द वेरियस साइट्स फॉर चेकिंग पल्स, फेशियल आर्टरी, ओवर जॉ बोन, कैरोटिड आर्टरी नियर नेक, एक्सिलरी आर्टरी एक्सिला में, ब्रांकियल आर्टरी एट एल्बो, femoral artery at groin, popliteal artery behind the knee joint के अंदर वाली साइड, pedal artery, pedal artery जो होती है टिबिया बोन के ऊपर होती है, एपिकल आर्टरी हार्ट के ऊपर होती है। तो ये जो है कुछ 9 साइट्स हैं जहां से हम पल्स को फील कर सकते हैं। 72 टू 80 मीन्स 60 से अबो और 80 से बिलो जो हार्ट बीट है वो एट द रेस्ट नॉर्मल है। अगर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसकी जो पल्स रेट होगा वो चेंज होगा। रिदम, रिदम किसे कहते हैं, रिदम कहते हैं टाइम बिटवीन ईच बीट, एक बीट उसके बाद जो टाइम है गैप, उसके बाद दूसरी बीट, इस बीट को रेगुलर बीट को रिदम कहते हैं। मगर ऐसा हो, इर्धमिया किसे कहेंगे, कुछ जो बीट्स हैं वो जल्दी जल्दी चले, फिर स्लो स्लो चले, फिर जल्दी जल्दी चले, इसको कहेंगे एरिथमिया। तो रिदम जो होती है टाइम बिटवीन बीट्स इज कॉल्ड रिदम। वॉल्यूम, वॉल्यूम जो हमारे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का फैलाव है, प्रेशर है, ब्लड जो आता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। टेंशन क्या होता है, फोर्स ऑफ हार्ट बीट, जो हम जिस टेंशन से, क्योंकि जब हम कहते हैं कुछ कंडीशन में कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट शॉक में चला गया, उसकी पल्स फीबल थी, वीक पल्स थी, तो वीक पल्स, फुल पल्स, ये जो होती है एक्चुअली टेंशन ऑफ फोर्स होता है, हार्ट कितनी प्रेशर से पंप कर रही है वो हम फील कर सकते हैं, उसको टेंशन कहेंगे। देन ब्रेडिकार्डिया, 60 से बिलो हो हार्ट रेट तो ब्रेडिकार्डिया, 100 से ज्यादा हो तो टेकिकार्डिया। वीक पल्स, इरेगुलर पल्स, फुल पल्स। जैसे मैंने बताया कि प्रेशर जो है, टेंशन जो है वो वीक हो और हम उसको जो है जब पल्स देखें तो बहुत डिफिकल्ट से फील कर सके तो ये वीक पल्स है। इरेगुलर पल्स है, हर पल्स के बाद जो इक्वल टाइम ना हो तो इसको इरेगुलर पल्स कहेंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हमारे 2 फेजेस होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सपायरेशन में एक्सहेल करते हैं। तो एयर जो हम इनहेल करते हैं उसका थोड़ा ये याद रख लेना है, 78% जो होती है नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 1% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस जो होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा एक्सहेल जब हम करते हैं तो नाइट्रोजन जो होती है वो सेम ही 78% हम एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 16% जो है हम इन एक्सहेल करते हैं। सम बुक्स में 17 लिखते हैं मगर एक्चुअली ये 16% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 4% जो होते हैं अदर ट्रेसेस होते हैं।
ये हमारा आज का लेक्चर था।